जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर लाहौर बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है होम्योस्टेसिस। ओके, होम्योस्टेसिस बेसिकली इज derived from the two words homeo meaning balance and stasis meaning stopping. Okay, so let's dive direct into the concept. First of all, I would like to make you understand the definition. The protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment is termed as homeostasis. ठीक है, आपकी जो बॉडी की, हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के जो अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन या हिफाजत फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, जो बाहर होने वाली तब्दीलियाँ हैं उनके नुकसानात से उन्हें बचाने को टर्म किया जाता है एज होम्योस्टेसिस। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, उसको भी मैं बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहे। ये कॉन्सेप्ट अब किस लिए इम्पोर्टेंट है कि एंट्री टेस्ट में आपकी जब तक यहाँ से बेस एफएससी में आप बेस नहीं बनाएंगे तो आप तब तक एंट्री टेस्ट में या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अब मेडिकल में तमाम के तमाम प्रोफेशंस में एंट्री के लिए MCAT को लाजमी करार दे दिया गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था, सिर्फ MBBS और जो है BDS में आपको एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अगर अब आपने DPT, अलाइड हेल्थ साइंसेस, MLT, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, किसी भी मेडिकल की फील्ड में जाना है, उसमें एंट्री टेस्ट का मार्क्स भी कंसिडर होंगे और आपको आपके एग्रीगेट में एंट्री टेस्ट कंसिडर होगा। तो इसी वजह से आपको अपनी जो बेस है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन वो एफएससी के साथ साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बहुत ही फैंसी लेक्चर्स लें, मतलब आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक्स को समझने चले जाएं, जिसका फ्यूचर में आपको कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर है कि आप अपनी बुक के अंदर रहते हुए ही इस कॉन्सेप्ट को, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह ग्रैब करें, जो कि आपके इन फ्यूचर भी काम आए। ठीक है, चलें, लेट्स स्टार्ट। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़ हैज़ एज्यूम्ड in evolutionary history a specific setup of internal environment at various levels of organization suitable to its surroundings, that is external environment. इसका मकसद क्या है वो कहने का कि हर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म ने एक इंटरनल इन्वायरमेंट अपनी सेट की है, ठीक है, एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है, सेलुलर, सब सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये होते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग्स, दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि इसे आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, जैसा देश वैसा भेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। जो आपकी बाहर का माहौल है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, वो तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट एंड मैनेजेस दीज चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू कीप इट्स ओन इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद इन अ नैरो रेंज। इसका क्या मतलब है कि जानदार अपनी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, सारा का सारा इन्वायरमेंट है, उसको थोड़ी सी रेंज ऑफ फ्लक्चुएशंस में रखते हुए उसको मेंटेन करके रखता है। इसकी ये रीज़न क्या है और वो ये कैसे करता है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। इसके कहने का मतलब है कि अगर माहौलियाती तब्दीलियाँ होती हैं तो इसके बावजूद जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी विद इन द बॉडी जो चेंजेस हैं उनको बहुत ही मिनिमम लेवल पे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, most susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuations in external environment are water, solutes and temperature। इसका क्या मतलब है कि 3 फैक्टर्स बॉडी के जो मेन हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज से, वो हैं वाटर लेवल, सोल्यूट्स कंसनट्रेशन और टेम्परेचर। ठीक है, आल्सो द मैकेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अडेप्टेड टू एलिमिनेट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी कि आपकी बॉडी से जो यूरिनेशन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट ने एक्सक्रीट होना है वो भी किस पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वाटर लेवल्स क्या हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है, जिसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और नेक्स्ट एक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। जिस मैकेनिज्म के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। इट मे बी बाय यूरिनेशन, इट मे बी बाय फीसिस। ओके, वेयर एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि अब आपको मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फीवर के दौरान कुछ डिग्रीज
इंक्रीज है, यानी कि 1-2 डिग्री सेल्सियस ही अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेज हो जाए तो क्या होता है कि आपको फीवर हो जाता है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अगर बाहर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया आपकी इन्वायरमेंट में, या 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको मेंटेन ही रखना है, ठीक है। अच्छा, ये 3 डेफिनेशंस हो गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस। तो वो लिखता है होमोस्टेसिस इज अ सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कंपेल्स द अडैप्टेशंस इन द कांस्टेंट चेंजिंग कंडीशंस। यानी कि जो बाहर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वेदर, क्लाइमेट, ये कभी भी एक कॉन्स्टेंट नहीं रहता, उसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म को अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? होमोस्टेसिस, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूटिंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है कि आपकी जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, जैसे जैसे आपकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, उस चीज़ को तो ऑर्गेनिजम्स को भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। इस मॉडिफिकेशन से एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का जन्म होता है। इस चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस में आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ये कंप्लीट पैराग्राफ है, ये सिर्फ रीडिंग से मुतालिक है, इसमें समझाने वाला ऐसा सच कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो लिखता है एंड आल्सो नॉट डिहाइड्रेट, तो वो लिखता है कि द कंट्रोल सिस्टम्स हैव बीन एक्वायर्ड फॉर वैरायटी ऑफ होमोस्टैटिक रेगुलेशंस। दीज लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स वर्क एग्जैक्टली ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। जो हमारी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जो कि इन फ्लक्चुएशन चेंजेस को मेंटेन करेंगे, वो एक फिजिकल सिस्टम से ही को रिलेट करते हैं या उसके जैसे ही हैं। आप एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, सर फिजिकल सिस्टम क्या होता है? तो मैं बताता हूँ कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है कि इट है थ्री कंपोनेंट्स, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। रिसेप्टर वो होता है जो कि सेंस करेगा, किसी भी चेंज को सेंस करेगा और उस चेंज का पता किसको बताएगा? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को एक मैसेज जारी करेगा कि भाई बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो इसके लिए आपको क्या क्या मुनासिब इक़दाम करने हैं। इन अ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, देयर इज़ अ सेंसर, जैसे कि थर्मोमीटर दैट मॉनिटर्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम अ सेट पॉइंट। यानी कि आपको थर्मोमीटर एक हम जैसे ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, वो डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर चेंज कितना आया एक सेट पॉइंट से, एंड सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर टू टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन हीटर और कूलिंग यूनिट्स। यानी कि कंट्रोल सेंटर को वो एक मैसेज भेजता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया तो एक हीटर को स्विच ऑन कर दिया जाए, और अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो एक कूलिंग यूनिट को स्टिमुलेट कर दिया जाए। अगर मैं अब आपको बॉडी के अंदर इन दोनों सिस्टम्स की एग्जांपल दूं तो हीटर, एज अ हीटर क्या काम करता है कि कभी आपने सर्दियों में देखा होगा आपको शिवरिंग होने लग जाती है आपके बाजुओं में, आपके लिम्स में। उस शिवरिंग से क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। उन मसल कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट हो जाती है और ये एक हीटर का काम कर रहा है, ठीक है। कूलिंग यूनिट्स में क्या होता है कि आपने गर्मियों में देखा होगा कि आपको बॉडी पे स्वेट आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो स्वेट क्या करता है कि वो एक कूलिंग, उस स्वेट की जब इवेपोरेशन होती है तो वो एक कूलिंग यूनिट की तरह काम करता है टू फॉर ड्रॉप और राइज इन द टेम्परेचर कंपेयर टू अ सेट पॉइंट, ठीक है, ताकि उसे नॉर्मल रेंज के अंदर लाया जा सके। सिमिलर टू इट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ सेट पॉइंट इन टेम्परेचर रेगुलेटेड animals. These receptors detect temperature change. Example of increase and signal to control center for action of cooling systems and vice versa. बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको अभी उर्दू में समझा दी इससे पहले. Detection of change and